नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हमारा इधर सीरीज चल रहा है आरओ को लेकर के, या जो आगामी पीसीएस परीक्षा है, बिहार के बच्चे भी इस करंट अफेयर्स को देखें, साथ ही साथ जो यूपी पेट देने वाले बच्चे हैं वो भी देखें। मतलब किसी भी स्टेट के पीसीएस की परीक्षा देने वाले बच्चे और यूपी के तो विशेष तौर पर इसको देखें। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर है वो 2। मतलब इसके पहले हमने एक करा दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए एक क्रमबद्धता से हम चल भी रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लिंक करने में भी आपको सहूलियत होगी, तो उसको देख लीजिएगा। आइए दूसरा देखते हैं सीरीज हमारा क्या है। तो 22 मार्च 2025 को यूपी सरकार ने कहा जो है डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा करी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी सरकार भी जो है अब डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, और वो की है वाराणसी में। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज, जैसे रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए ये ऐप याद कीजिएगा कि राइज ऐप तो सबसे पहले ये जान लीजिए किस लिए है और किस सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो बच्चों के टीकाकरण के लिए है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है अभी मार्च 2025 में ही। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? देखिए जब भी आप लोग करंट पढ़िए, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब आ जाए भारत की पहली, उत्तर भारत की पहली, दक्षिण भारत की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, दुनिया की पहली, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग देख लेंगे कहाँ है, तो गोरखपुर हरियाणा। अब यूपी वाले बच्चे अपना गोरखपुर ना समझ ले, हरियाणा में भी ये गोरखपुर है जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो हरियाणा के गोरखपुर में जो है ये पहली परमाणु परियोजना जो है उत्तर भारत की स्थापित की जा रही है। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोनों क्या, हम समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा संग्रह में से जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम लेकर के आए ही हैं यहाँ। तो इसीलिए, और आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग की परीक्षाओं में करंट का सर्वाधिक वेटेज रहता है और यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। अगर थोड़ा सा आप करंट पे परिश्रम करेंगे तो आप यहाँ ज्यादा सही कर पाएंगे वनस्पत जीएस के तुलना में। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग साथ में पेन पेपर लेके बैठे, इसे नोट करते रहें। जहां अगर आपको लगे कि हमारी स्पीड थोड़ा तेज है तो वीडियो को रोक करके नोट करके आगे बढ़ें, क्योंकि यही साथ साथ ही हमारे साथ साथ ही आपको करना क्या है कि इसको फिनिश करते चलना है, ताकि दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े, या आपका समय और जो सेगमेंट है पढ़ने में आप लगाइए। 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश का 58वां 58 टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। और ये माधव टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 58वां है, 58वां, और मध्य प्रदेश का 9वां है। तो अगर मध्य प्रदेश में आ जाए तो मध्य प्रदेश का ये 9वां है। मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है? मतलब वो असम सरकार के द्वारा किया गया है और असम जो है अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाने की घोषणा करी है? तो वो है सिक्किम। और आप लोग जानते ही होंगे कि सिक्किम जो है बहुत ही मतलब हरियाली से युक्त प्रदेश है, छोटा प्रदेश है लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। तो ऐसे में वो पर्यटन, चूंकि यहाँ पूरे भारत से वहां पर्यटक जाते हैं विशेषकर वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में, तो अब वहां प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। तो इसको रोकने के लिए या उसके निदान के लिए ऐसे टैक्स का वो किया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे सिक्किम।
और चूंकि ऐसे ऑप्शन दे देगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और फिर एक और कोई अच्छा सा स्टेट दे देगा उत्तराखंड, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सिक्किम ने जो है 50 रुपए का टैक्स लगाया है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, जहां वर्तमान में हम है नई दिल्ली। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तो ये भी जो है बर्नीहाट शहर कहाँ है, मेघालय में ही है। अभी इस पे कुछ हम और डिटेल से आगे करवाएंगे। चलिए, वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025, मतलब 10 मार्च 2025 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने वैश्विक हथियार आयात और निर्यात पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत देखा जाए तो यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है, जिसके आयात में 100 गुना की वृद्धि हुई है। अब सोचिए कि यूक्रेन सबसे ज्यादा शस्त्र को खरीद रहा है। आप लोग जान ही रहेंगे कि वो संघर्षरत है और उसके आयात में 100 गुना की वृद्धि हुई है। अब सोचिए इतना धन कहाँ से आ रहा है, तो वही अमेरिका के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, या जो पश्चिमी देश, यूरोपीय पश्चिमी देश जो सहयोग कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। और उसने वैश्विक आयात का 8%, मतलब अगर देखा जाए तो वैश्विक आयात का 8% जो है यूक्रेन ने अकेले जो है वो लिया है। 2020-24 में भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। मतलब यूक्रेन सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे भारत है 20 और 24 के दौरान देखा जाए। हालांकि 15-19 की तुलना में, 2015 से 19 की तुलना में इसमें जो है गिरावट आई है। मतलब जितना हम आयात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम संख्या में हमने इधर ये जो 4 वर्ष है, पिछले 4 वर्ष की तुलना में कम आयात किए हैं। कितने की गिरावट आई है? 9.3% की गिरावट आई है। भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा जो है रूस है, लेकिन ये कितना है? 36%। हालांकि यह 2015 से 19 के बीच जो 55% था, और 2010 और 14 जो 72% था, की तुलना में काफी कम है। मतलब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब हमारी जो रूस से एक हथियारों को लेकर के रूस पे जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और हम अब अन्य देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 2010 और 14 में जहां हम रूस से अपने कुल शस्त्रों के आयात का 74% आयात करते थे, वो 15 से 19 में घट के 55% हुआ, और अगर वर्तमान देखा जाए तो ये 36% पे आ गया है। अपने हथियार आपूर्ति संबंधों को पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की ओर स्थानांतरित कर रहा है। मतलब अब हम रूस को कम वरीयता देकर के किधर मूव कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम जो इधर देख रहे हैं रूस के बाद, तो फ्रांस की तरफ है, दूसरा इजराइल अमेरिका की तरफ है। और हमारा जो राफेल है वो देख ही रहे होंगे कि फ्रांस का ही लड़ाकू विमान है जिससे हमने आयात किया है। पाकिस्तान का जो हथियार आयात है वो 61% बढ़ा है, जिसमें 81% आपूर्ति कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। मतलब पाकिस्तान भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, और उसमें जो सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति किस देश से करता है? तो चाइना से करता है। इसीलिए चाइना जो है पाकिस्तान को लेकर के थोड़ा सा सॉफ्ट नीति रखता है या झुकाव रखता है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना के हथियारों का शीर्ष आयातक देशों में से प्रमुख है। चीन पहली बार 1990-94 के बाद शीर्ष 10 आयातकों से बाहर हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि चीन के पास पैसा नहीं है, वो शस्त्र खरीद नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं। चीन जो है अब खुद मेक इन चाइना, मतलब मेड इन चाइना के तहत जो है वो शस्त्रों का निर्यात अपने देश में कर रहा है, और इसी वजह से उसकी जो आयात थी उस पर निर्भरता कम हो रही है। साथ ही साथ वो वैश्विक स्तर पर अब अपने प्रोडक्ट्स जो रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट्स थे उनका निर्यात कर रहा है। और पाकिस्तान इसका प्रमुख उदाहरण आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के 61% रक्षा आपूर्ति कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। यूरोप में हथियार आयात जो है 155% बढ़ा है, क्योंकि कई देश जो है पुनः शस्त्रीकरण की ओर बढ़े हैं। मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पहले तो, और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के जो देश थे, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, यूके था, इन लोगों का पूरा बोलबाला रहता था। ये लोग विश्व ऑर्डर को तय करते थे। लेकिन दो युद्ध लड़ने के बाद इन लोगों की कमर टूट गई और इन लोगों को ये लग गया कि युद्ध कोई अच्छा रास्ता नहीं होता है, और ये लोग बहुत शांति प्रिय तरीके से रहने लगे। लेकिन और चूंकि उस समय इनकी बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई थी, तो ऐसे में इनको सबक मिला। लेकिन अब ये पुनः सबक भूल रहे हैं और उस तरीके की दिशा में बढ़ रहे हैं जैसा पहले कभी यूरोप हुआ करता था। तो क्या करिएगा, अब इनकी भी मजबूरी है भाई। अगर निशस्त्रीकरण की बात हो ही नहीं पा रही है, शस्त्रों की होड़ लगी हुई है, कौन कितना शस्त्र बना ले, तो ऐसी स्थिति में ये सब स्थितियां आती हैं। और देख रहे हैं कि जहां हम विश्व समुदाय से हम लोग निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे में सिपरी की रिपोर्ट कुछ और ही दिखा रही है। अब अगला जो महत्वपूर्ण संवाद हुआ है, रायसीना संवाद हुआ है 2025 में, और महत्वपूर्ण है, यहां से हर बार प्रश्न आता है। तो आयोजन कब हुआ, तो ये याद रखिएगा 17 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच। संस्करण कौन था, तो 10वां था। अगर इसका उद्घाटन कौन किया था, तो इसके उद्घाटन करता थे पीएम मोदी जी। मतलब ऑप्शन में यदि द्रौपदी मुर्मू को भी दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए देखिए मैं लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। इसके जो है उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन करता कौन है इसका, कि मतलब ये किसके सहयोग से आयोजित होता है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक तो अपना भारतीय विदेश मंत्रालय है और दूसरा ऑब्जर्वर रिसर्च जो फाउंडेशन है, इनके सम्मिलित प्रयास से ये रायसीना जो डायलॉग है वो आयोजित होता है। 10वां संस्करण है। इस बार 17 मार्च से 19 मार्च के बीच हुआ, और इसमें जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि इसके कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के पीएम है, तो न्यूजीलैंड के पीएम है। मतलब न्यूजीलैंड के पीएम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसका केंद्रीय विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। तो ये इसका केंद्रीय विषय है। और इस संवाद में 6 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो देखिए इतनी चीजें रायसीना डायलॉग जो 2025 में हुआ है 17 से 19 मार्च के बीच, तो इतनी चीजें यदि आप देख लेंगे तो आपका इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा कहीं अगर हम डिटेल से चीजें बताएं तो आप धैर्य पूर्वक केवल नोट करते रहिए, क्योंकि जब आप लोग परीक्षा देंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो बस अभी का परिश्रम वो कुछ समय के बाद खुशियों में तब्दील होगा। बस करते रहिए साथ साथ हमारे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, और इसका नाम क्या है कि द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। और यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रथम भारतीय हैं, मतलब पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। और मॉरिशस द्वारा यह सम्मान जो है नेल्सन मंडेला सहित केवल 5 विदेशी व्यक्तियों को मिला है। मतलब इसमें नरेंद्र मोदी भी हमारे शामिल हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की बढ़ती धमक का जो है वो प्रमाण है कि भाई अभी तक मॉरिशस के द्वारा केवल 5 लोगों को दिया गया था ये पुरस्कार, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका एक और फैक्ट है कि अभी तक इस तरीके से 21 अंतरराष्ट्रीय सम्मान जो है पीएम को मिल चुका है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि मॉरिशस का अगर जोड़ा जाए तो अभी तक 21 ऐसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट देखने से पहले ये कुछ हमारे मुख्य परीक्षा के बैचेस चल रहे हैं, और आप लोग देखे ही होंगे कि इस बार संस्थान से कितना बढ़िया रिजल्ट मतलब रहने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा हुआ है जो संस्थान के द्वारा कराया गया, मेरे द्वारा कराया गया। तो बहुत बच्चों को लाभ हुआ, और बच्चों ने अपना फीडबैक भी दिया है। आप टेलीग्राम में देखिएगा उसको, उनकी चीजें स्क्रीनशॉट पड़ी हुई हैं,
और यही संस्थान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। समझ लीजिए कि बच्चे हमारे मेंस लिख रहे थे, लेकिन सांस हमारी अटकी हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया था, और यहाँ परीक्षा उनके साथ साथ हमारी भी थी, और हमारी तो और ज़्यादा थी क्योंकि वो सब बच्चे हमारे ऊपर आश्रित थे। और हमको बड़ी खुशी हो रही है कि परीक्षा देने के बाद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारा आभार व्यक्त किया कि सर आपके द्वारा जो भी प्रश्न कराए गए थे वहाँ से आए हैं, और बहुत भारी मात्रा में आए हैं, ये भी नहीं कि 2-4 फंसा है, मतलब किसी किसी में तो 16-16, 17-17 प्रश्न फंसे हैं। तो आप लोग के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि यहाँ जो है हमारा मेंटरशिप बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ क्या है कि डेली आपको हम आंसर राइटिंग कराएंगे, डेली आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो डेली आपको जो प्रश्न आपको दिए रहेंगे उसका मॉडल उत्तर भी देंगे। मतलब ये सेम डे की प्रक्रिया है, और सप्ताह में ये मंडे टू सैटरडे मतलब 6 दिन चलेगा। और यहाँ हमारा प्रयास है कि करीब करीब प्रत्येक पेपर से 750 प्लस प्रश्न आपको करा करके मुख्य परीक्षा में भेजे। अभी जो हमारा अब की बार मेंस पार बैच जो था, जो इस बार बच्चे जो अभी लिख रहे हैं मुख्य परीक्षा, तो उसमें मैंने वादा किया था कि हम 500 प्रश्न करीब कराएंगे, और वहां मैंने करीब करीब 525 प्रश्नों को कराया है प्रत्येक पेपर से लेकर के। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद वो कितने सहज स्थिति में रहे, पहली बात उनका प्रश्न नहीं छूट रहा है, और लगभग सारे प्रश्न मिल रहे हैं। कुछ प्रश्न है कि जो डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट वो भी मिल रहे हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट मैंने कराया है, कुछ पार्ट उनको जोड़ तोड़ के लिखना होता है, और ये मुख्य परीक्षा में होता है। देखिए मुख्य परीक्षा में कोई भी शिक्षक यदि कहे कि हम 100% फंसा देंगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हम आपसे पहले ही कहे थे जब हम ये सीरीज शुरू किए थे कि मेरा उद्देश्य रहेगा कि 65 से 70% चीजें हम आपको यहाँ से दे दें, और वो रेशियो बढ़ करके अच्छा ये है कि 75 से 80% के बीचों में चला गया है। और इस बार चूंकि उस बार 500 करीब 550 प्रश्न मैंने कराया था, यहाँ मेरा टारगेट है 750 प्लस प्रश्नों का। और यदि अभी से आप संस्थान के साथ जुड़े रहेंगे और पीटी के बाद जो समय मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो इतने में 750 क्या इससे ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आप बहुत ही सहज रहने वाले हैं। मतलब आपका न तो कोई टॉपिक छूटेगा, न तो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू छूटेगा, और सारा एकदम बढ़िया करके आएंगे। देखिए इसी तरीके से संस्थान जो है प्रश्न देता है, आप जो है उत्तर लिखे हैं, इसका प्रत्येक मतलब जहां भी कमी रही है बताई गई है। यदि आपका 1 नंबर आधा नंबर कटा है तो क्यों कटा है, यदि आप 10 में 2.5 नंबर पा रहे हैं, 8 में 2.5 नंबर पा रहे हैं, 3 नंबर पा रहे हैं, तो कैसे इसको 5.5-6 नंबर तक ले जा सकते हैं, वो सारी चीजें देखिए कमेंट करके बताई गई हैं। और ये प्रत्येक दिन आपकी कॉपी पे ऐसे ही कमेंट मिलेंगे यदि आपका नंबर कटेगा तो। और उसके बाद जो है इसी तरीके से हम डेली मॉडल आंसर देंगे, और जब आपका बैच खत्म होगा तो कम से कम ये तो वादा है संस्थान का हमारा कि 750 प्रश्नों का मॉडल आंसर रहेगा। यदि आप उतना भी करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो नंबर जो है फ्लैश कर रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब अगला जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं। तो 20 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वेल बीइंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने जो है इसे जारी किया है। शीर्ष स्थान कौन है, इसका शीर्ष स्थान जो है फिनलैंड है, लगातार 8वें वर्ष है, जबकि डेनमार्क जो है द्वितीय और आइसलैंड तृतीय स्थान पर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे क्या होता है कि आइसलैंड को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि आइसलैंड जो है बहुत अच्छा देश है और क्यूट सा है, तो ये बड़ा खुशहाल होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है फिनलैंड है, और ये लगातार 8वें वर्ष बना हुआ है। और यदि आप भूलने की कंडीशन में तो याद कर लीजिए कि भारत में जब मोबाइल क्रांति हुई थी तो उसमें नोकिया का सेट बहुत आता था, और नोकिया जो है मतलब किस देश की कंपनी थी, तो वो सॉरी वो फिनलैंड की कंपनी थी। तो ऐसे कनेक्ट करिएगा तो भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ भारत की यदि रैंक की बात देखा जाए तो 118 है, जबकि 2024 में भारत की रैंक 143 थी। मतलब अभी भारत की रैंक 118 है, जबकि 2024 में 143 देशों में भारत की रैंक कितनी थी, 126। अफगानिस्तान जो है लगातार
चौथे वर्ष निचले स्थान पर बना हुआ है। मतलब शीर्ष पर फिनलैंड है, निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, भारत की रैंक 118 है, पिछले वर्ष कितनी थी, 126 थी। साथ ही साथ इसके जारीकर्ता कौन है, तो वेल बीइंग सेंटर, ये कहाँ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। तो इतना याद रखिए, अब इससे ज्यादा कुछ न तो आएगा न तो पढ़ने की जरूरत है। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की यदि बात करें तो जारीकर्ता कौन है, स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी संस्थान IQ एयर द्वारा। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, मतलब भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। तो और 4 कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे चाड है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब कभी हम एक ही तो थे। तो ऐसे याद रख लीजिए कि हम हैं, बगल में पाकिस्तान है, एक बगल में बांग्लादेश है। नंबर 1 पे चाड है और चौथा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो सबसे पहला शहर है भारत में जो मेघालय में है, बर्नीहाट। दूसरा हमारा जो है दिल्ली, तीसरा कारागांड गांडा जो बेसिन है वो कजाकिस्तान में है, और चौथा मुल्लापुर पंजाब जो है ये भी भारत में है, और 5वां लाहौर पाकिस्तान में। मतलब ये सब सबसे प्रदूषित शहरों में है। तो इसमें भी अगर सबसे प्रदूषित राजधानी पूछ ली जाए तो वो कौन सी है, तो दिल्ली है। 9वां ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, क्रिकेट को लेकर के तो भारत में दीवानगी रहती ही रहती है। और चूंकि एक बड़ा अचीवमेंट भारतीय टीम को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखें कि इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कब से कब हुआ, तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और दुबई की मतलब दुबई में संयुक्त अरब अमीरात जो है, मतलब UAE और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से हुआ। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मुख्य विशेषताएं अगर देखा जाए तो इसमें ये ODI प्रकृति का था, 2 ग्रुप थे, इसमें सेमीफाइनल हुआ और फाइनल हुआ। प्रतिभागी टीमें इसमें कितनी थी, तो 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। अगर ग्रुप ए में देखा जाए तो भारत रहा, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, न्यूजीलैंड था, ये ग्रुप ए के थे। और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका ये ग्रुप बी के थे। भारत के सभी मुकाबले कहाँ हुए, दुबई में आयोजित हुए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं है, तो ऐसे में भारत के जितने भी मुकाबले संपन्न हुए वो दुबई में हुए थे। फाइनल मैच भी दुबई में खेला गया, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और दुबई UAE में है। विजेता टीम क्या है, भारत है, तीसरी बार बनी है भारत। पहले 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता थी भारत, और 2013 में विजेता बनी, और तीसरी बार जो है 2025 में विजेता बनी। तो ये तीसरी बार इस खिताब को भारत ने जीता है। और अगर उप विजेता देखा जाए तो न्यूजीलैंड है, मतलब फाइनल में हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ था, हमने न्यूजीलैंड को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है, और ये तीसरी बार हमने इसको जीता है। ये याद रखिएगा कि तीसरी बार है। फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, देखिए फाइनल की बात अगर की जाए तो ये रोहित शर्मा को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, तो रचिन रविंद्र थे, ये न्यूजीलैंड के थे, मतलब इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। दूसरा अगर सर्वोच्च स्कोर देखा जाए तो ये श्रेयस अय्यर था, मतलब जो श्रेयस अय्यर थे हमारे यहाँ के, उनका दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। मतलब पहले स्थान पर रचिन रविंद्र, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। गोल्डन बैट पुरस्कार विजेता कौन है, तो रचिन रविंद्र हैं भाई, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया, तो इसलिए इन्हें जो है गोल्डन बैट का पुरस्कार मिला। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला था, तो मैट हेनरी न्यूजीलैंड, इन्होंने 10 विकेट लिया था 4 मैचों में। तो ये महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और देख क्या लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित
हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, तो ये इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से संचालन करने की मंजूरी दी है? चंद्रयान 5 जो है हमारा संचालित होगा किसके सहयोग से? तो जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके सहयोग से। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जाक्सा जापान होगा। विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये याद रख लीजिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है तो आप लोग को तिथि तो याद होगी। अब थीम भी देख लीजिए कि गौरैया के लिए आशा। विश्व जो गौरैया दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी गौरैया के लिए आशा। हाल ही में नासा के किस मिशन द्वारा वैज्ञानिक सुनीता विलियम और विच विलमोर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो सुनीता विलियम्स थी वो गई तो थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वो कितना समय के लिए वहां फंस गई थी, और ऐसे में इनकी जो वापसी थी एक देश दुनिया में चर्चा का विषय बना था। और चूंकि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं तो ऐसे में भारत में तो इनके मतलब सकुशल वापस लौटने को लेकर के तमाम पूजा पाठ यज्ञ हवन भी किए गए और सबकी सांसें अटकी थी, क्योंकि ये भारत की बेटी रही हैं। और कहीं की भी महिला हो, एक हम मानव हैं तो एक लगाव तो सबके लिए होता है, लेकिन एक विशेष लगाव इनके लिए था कि भाई ये सकुशल जो है धरती पे वापस आए। तो ऐसे में स्पेस एक्स का जो क्रू 9 मिशन है इसके तहत इनकी जो है पृथ्वी पर सकुशल वापसी हुई है। तो आप लोग इसको देखेंगे, स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देखेंगे। मार्च 2025 में हवा से हवा मतलब एयर टू एयर मार करने वाली अस्त्र यम के 3rd मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया, ये ध्यान रखना होगा। फिर किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली भारी भरकम ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? तो टाटा मोटर्स ने किया है। मतलब चूंकि आप जानते होंगे कि टाटा मोटर्स जो है वो हैवी वाहनों को भी बनाता है जिसमें ट्रक प्रमुख है, और हाइड्रोजन से चलने वाले जो ट्रक हैं उनका निर्माण टाटा मोटर्स के द्वारा किया जा रहा है। सूफी महोत्सव जिसे जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हेराथ महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। हेराथ महोत्सव 2025 की यदि बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। जहान-ए-खुसरो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोएडा में किया गया है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, वो गाजियाबाद दे देगा, वो लखनऊ दे देगा, वो नोएडा देगा, वो ग्रेटर नोएडा देगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये नोएडा में आयोजित हुआ है। लोसार महोत्सव 2025, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। लोसर महोत्सव 2025 महत्वपूर्ण महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में होता है। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने की में मदद करने के लिए अस्मिता योजना, किस बैंक द्वारा अस्मिता योजना शुरू करी गई? तो वो भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। और अस्मिता योजना है क्या? तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो रोशनी नादर मल्होत्रा, ये शिव नाडर की पुत्री हैं, HCL के जो फाउंडर रहे हैं। और इसके पहले चूंकि ये अभी इनका जो स्टेटस है अभी जल्दी बदला है, क्योंकि इसके पहले जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन अब कौन बन गया है? तो अब ये रोशनी नादर मल्होत्रा बन गई है, और ये भारत की ही नहीं एशिया में सबसे अमीर महिला हैं ये, तो रोशनी नादर मल्होत्रा। मार्च 2025 में
केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनियों को दर्जा किसे प्रदान किया है? तो देखिए 25वीं कौन सी है? तो IRCTC, और 26वां कौन सा है? IRFC। तो ये जो कंपनियां हैं इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 25वां जो है IRCTC और 26वां जो है IRFC है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने ODI फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और उन्होंने ODI फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। हाल ही में भारत के अचत शरत कमल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो अचत शरत कमल का जो खेल है वो क्या है? वो टेबल टेनिस है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किसे नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। मतलब फिट इंडिया आइकॉन कौन नामित हुआ है? तो आयुष्मान खुराना नामित हुए हैं। देखिए इतना बार बोल रहे हैं तो मुझे तो ये भरोसा है कि आप लोगों को ये हमारे साथ साथ जो है याद होता जा रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार जो है आप इसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और यहीं से आपके करंट के क्वेश्चन बनेंगे। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो गुंटर ब्लासेल को सम्मानित किया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। फिर पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मृदुलिका झा को प्रदान किया गया है। रामनाथ गोयंका की स्मृति में जो प्रसिद्ध पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो इस बार का पुरस्कार किसे दिया गया है? मृदुलिका झा को दिया गया है। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड से। फिर मार्च 2025 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी। लिउ जियाकुन को किया गया, और ये लिउ जियाकुन कहाँ के हैं? चीन के हैं। इन्हें लिउ जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसकी संस्था जो है वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये अनंत अंबानी की संस्था है वनतारा। तो आप लोग इसे भी जानते रहिए कि इसे जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो खंजर का जो आयोजन होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है बेट द्वारका गुजरात में। मतलब ये स्थान याद रखिएगा कि जो भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है बेट द्वारका गुजरात में किया है। फिर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे मिला है? तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक है विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां, ये क्रम भी याद रखिएगा, का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। मतलब शुक्ला जी जो है उन्हें छत्तीसगढ़ का ये पहले व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला है, और हिंदी साहित्य में 12वें ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे इन्हें सुशोभित किया गया है। वही यहाँ बताया जा रहा है। चर्चित इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी नौकर की कमीज है, बहुत शानदार उपन्यास है इनका, पढ़िएगा, मैंने पढ़ा है, काफी अच्छा है। फिर खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब जो है इनकी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियां हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो राम सुतार को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार राम सुतार को दिया गया। और राम सुतार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये
महत्वपूर्ण जो है वास्तुविद है, मतलब ये सारी मूर्तिकार हैं, और स्टैचू ऑफ जो गुजरात में बना है वो इन्हीं के देख रेख में बना है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इस तरीके से देश में कई मूर्तियों का इन्होंने निर्माण किया है। तो महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार इस बार का राम सुतार को दिया गया है। फिर 97 में ऑस्कर पुरस्कार का, देखिए ये रिपीट है, मैंने पीछे की भी वीडियो में मुझे याद आ रहा मैंने कराया है। तो इस बार का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो एड्रियन ब्रॉडी है, और इनकी जो फिल्म थी ये द ब्रूट लिस्ट है। मतलब द ब्रूट लिस्ट के जो अभिनेता हैं एड्रियन ब्रॉडी, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऑस्कर के तहत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसिन है, और इन्हें अनोरा फिल्म में काम करने के लिए मिला है ये पुरस्कार। मिकी मेडिसिन अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अगर देखा जाए तो सीन बेकर है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार तो आयोग ने यही पूछा था कि देखिए जनरली बच्चे करते क्या थे, वो फिल्म का नाम याद करके चले जाते थे, सोचते थे इसी से काम हो जाएगा, उसके पहले हो भी जाता था। आयोग एक कदम आगे बढ़ के गया, पूछ लिया कि इसके निर्देशक कौन है, तो सीन बेकर। हम इसलिए आपको 2 कदम और आगे बढ़ा दे रहे हैं, अभिनेता और अभिनेत्री का भी नाम बता दे रहे हैं कि अगर आयोग अगर यहां से प्रश्न बनाएगा तो यही 4 पॉइंट जो है वो पकड़ेगा और यहीं से बनाएगा। तो आप चारों देख लीजिए, 3 तो अनोरा के लिए है, अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी है, इन्हें जो है 2 द ब्रूट लिस्ट के लिए दिया है। तो ये ऐसे ही याद हो गया। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ये इन्हें जो है वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार दिया गया, और ये पहली भारतीय महिला है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो नारी शक्ति से विकसित भारत। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जो महिला दिवस की थीम थी नारी शक्ति से विकसित भारत, नारी शक्ति से विकसित भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 2025 को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, मतलब 2025 को यूएन ने अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी गोवंशीय नस्लों के विकास में, मतलब स्वदेशी जो गाय हैं उनके विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को चलाया जा रहा है। तो आप इसको भी देख लेंगे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो गुंटर ब्लोसल, ये रिपीट है, मैंने पीछे कराया है। और ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ साझेदारी कर रही। स्टारलिंक जो है वो अमेरिका की है और एलन मस्क के द्वारा संचालित कंपनी है। हाल ही में स्वीकृत चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के, मतलब जापान नहीं है, जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा उसके द्वारा, मैंने पीछे बताया है तो ये रिपीट हुआ है आपका। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली ऐसे प्रश्नों में होता क्या है कि यहाँ पर्यटन मंत्रालय भी, उत्तर तो पर्यटन मंत्रालय होगा लेकिन संस्कृति मंत्रालय भी दे देगा, तो बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्वदेश दर्शन योजना जो है वो पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई योजना है। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है।
चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर अब यहीं तक था और मुझे भरोसा है कि करंट की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही होगी। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम का लिंक है, यदि अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किए तो इसको ज्वाइन करिए, इससे जुड़िए, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी सूचना सबसे पहले संस्थान के द्वारा यही दी जाती है। साथ ही साथ ये दो हमारे चैनल हैं, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं यूट्यूब का चैनल समृद्धि IAS का, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके अमूल्य सुझाव का भी हम सम्मान करेंगे, भेजिएगा। किसी टॉपिक को लेकर के आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करिएगा, हम या हमारी टीम के द्वारा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।